Welcome back students. This is our fifth lecture from chapter number 3, coordination and control. As in this lecture we are going to study about plant hormones. You must have learned or heard the term hormones, and the term you must relate it with the mammalian hormones or the animal hormones. But plants also possess these chemical structures which serves as hormones. Now what are hormones? As their definition indicates that these are naturally occurring organic compounds which interact or helps in physiological processes and are present in a very minute quantity, in a very limited amount. They are required in a very much lesser amount. ये तो बात हुई, ये तो डेफिनेशन हुई प्लांट हार्मोन्स की. लेकिन अगर हम टिपिकली हार्मोन की डेफिनेशन की बात करें या यूँ कह लें कि मेमेलियन हार्मोन्स की डेफिनेशन की बात करें, तो उसके साथ ये बात लाजमी तौर पे जुड़ती है कि दीज आर, ये पूरी डेफिनेशन साथ आएगी कि ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होते हैं, माइन्यूट क्वान्टिटी में चाहिए होते हैं. अलॉन्ग विद दैट ये प्रोड्यूस किसी और ऑर्गेनल में हो रहे होते हैं या ऑर्गन में और ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं किसी और ऑर्गन की तरफ. यानी ये बनते कहीं और हैं और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है या इनका एक्शन किस तरीके से होता है कि ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसके बाद कहीं और जाके एक्ट करते हैं. वेरी कॉमन एग्जाम्पल दैट यू कैन स्टडी और यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली इज ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन प्रोड्यूस होती है पैंक्रियाज में और रिलीज होती है ब्लड स्ट्रीम में, ट्रांसपोर्ट होती है आर्टरीज एंड वेजल से होते हुए उन बॉडी सेल्स तक और उन बॉडी ऑर्गेनल्स तक जहाँ पर शुगर कंटेंट ज़्यादा है. प्रोड्यूस एक ऑर्गन में हो रही है लेकिन ट्रांसपोर्ट हो रही है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में या डिफरेंट बॉडी टिश्यूज तक. सो दिस इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हार्मोन दैट दे आर बीइंग प्रोड्यूस समवेयर एंड एक्ट समवेयर एल्स. But in the plant hormones, this definition is not very much for plant hormones. This definition is not very much appropriate कि ये produce कहीं और हो रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं. Some hormones do follow this rule, but some hormones do not follow this rule. मतलब this is not a rule to be that we can apply on the plant hormones. In plant hormones के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो produce कहीं और हो और act कहीं और करें. There are multiple type of hormones. जैसे कि अगर example आपकी बुक से ही दूँ, इथाइलिन या इथीन गैस, इट प्रोड्यूसेस एट द सेम प्लेस वेयर इट वांट्स टू एक्ट. जहाँ उसे काम करना है वहीं प्रोड्यूस होती है और वहीं पे अपना काम करती है जो उसे करना है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसको भी उसे हेल्प आउट करना है. दैट वी विल स्टडी लेटर इन द डिटेल. सो फॉर द प्लांट हार्मोन दिस डेफिनेशन इज कंप्लीट दैट दीज आर ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which influence physiological processes at very low concentration or at very limited amount or in a very minute concentration. तो जो हार्मोन वर्ड का लघवी तर्जुमा है वो कहता है, हार्मोन का मतलब है टू स्टिमुलेट और सेट इन मोशन, यानी कोई काम स्टार्ट कर देना, किसी काम को मोशन में लाना, किसी वर्क को मोशन में लाना. ये जो वर्ड है ये वर्ड पूरा उतरता है प्लांट हार्मोन्स के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर कि भाई ये सिर्फ स्टिमुलेट कर रहे हैं किसी फंक्शन को. सो वी डोंट नीड टू कंफ्यूज इट विद द डेफिनेशन ऑफ द मेमेलियन हार्मोन्स कि भाई ये तो इनके प्रोड्यूस कहीं और होंगे और एक्ट कहीं और करेंगे. somehow this rule applies but at some hormones the rule does not apply. So you don't need to confuse about that. Now there are multiple type of hormones, auxin, gibberellin and many other. We will study them one by one. Auxin, पहला hormone auxin, that is a very important plant hormone and the nature of the hormone या जो इसका chemical structure या chemical name है वो क्या है, indole 3 acetic acid. इसकी synthesis किससे होती है या यूँ कह लें कि इसका precursor क्या है. इसका precursor है tryptophan या फिर आप कह लें इंडोल एसिड एल्डिहाइड. दीज आर द टू कंपाउंड्स विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिन. और ऑक्सिन प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, इसकी सिंथेसिस कहाँ हो रही है या इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किन प्लेसेस पर होती है. ये इसकी कंसंट्रेशन होती है एपिसीस ऑफ रूट एंड शूट. रूट टिप या शूट टिप की एपिसीस के ऊपर
टिप्स के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, इसकी हायर कंसंट्रेशन, उसके बाद ये वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गेन्स तक जहाँ इनकी नीड है। और सबसे ज़्यादा ये वर्क एपिसीज के ऊपर ही कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके फंक्शंस के मुताबिक जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वहाँ पे इनकी हायर कंसंट्रेशन क्यों होती है। और फिर ये ट्रांसपोर्ट भी होते हैं डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स तक। इनका ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? सेल टू सेल होता है विया वेस्क्यूलर कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। और अगर ये शूट से रूट में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो दे कैन यूज द पाथ ऑफ फ्लोएम, फिर ये फ्लोएम के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस अप्लाइड हेयर कि अगर कोई चीज़ लीफ से या अपर बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट से लोअर बॉडी पार्ट में रूट की तरफ जा रही है तो एक्चुअली फूड के साथ फूड का ट्रांसपोर्ट होता है इस वे में। तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो अपर साइड से लोअर साइड की तरफ हो रहा है तो वो फ्लोएम के थ्रू होगा। तो अगर शूट की तरफ से कोई चीज़ रूट की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली इट नीड्स टू फॉलो द पाथ ऑफ फ्लोएम, ठीक है, उसे फ्लोएम की तरफ ही जाना है। और जो जाइलम वेसल्स हैं वो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं? ऑब्वियसली रूट टू शूट। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अपर बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। Now there are multiple types or multiple names or different chemical structure that also works as auxin, जैसे कि phenyl acetic acid. This chemical also works as auxin in a very limited amount of plants, and it acts as a very weak auxin. In some plants 4-chloroindole acetic acid also works as auxin, यानी वही काम करेगा जो ऑक्सिन करता है। एंड समवेयर इंडोल 3-butyric acid also works as auxin, यानी वही फंक्शंस वही काम जो कि ऑक्सिन के हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? NAA 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. These are synthetic auxins, man-made auxin compounds that can work as auxin. ऑक्सिन के बेसिक फंक्शंस क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी हार्मोन को पढ़ने की ये कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है प्लांट में, इसकी अहमियत क्या है, क्या काम कर रहा है। तो ऑक्सिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है इस हवाले से कि अव्वल तो इसके फंक्शंस की रेंज ही बहुत ज़्यादा है। एंड अलॉन्ग विद दैट ये प्लांट का बेसिक ग्रोथ हार्मोन है। बेसिक ग्रोथ हार्मोन क्यों है? क्योंकि ये सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट करता है। अगर हम ऑक्सिन की अमाउंट को लिमिटेड कर दें या कम कर दें, किसी तरीके से इनहिबिट कर दें, तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी कि सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट ही नहीं होगी। सेल अपना साइज मैच्योरेशन की तरफ जाएगा ही नहीं, सेल का साइज बड़ा नहीं होगा। तो सेल डिवीजन होती है और सेल एनलार्जमेंट होती है। ये बात भी वाज़ेह करती है कि ये मेरिस्टेम्स के ऊपर क्यों प्रेजेंट है। जो एपिसीज हैं उन्हें हम मेरिस्टेम्स भी कहते हैं, क्योंकि एपिसीज के ऊपर वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं, दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड दीज न्यू सेल्स आर बीइंग डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। जो भी टिश्यू उस वक्त प्लांट को चाहिए या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्लांट, तो जो टिश्यू चाहिए वो मेरिस्टेम प्रोवाइड करेगा। तो मेरिस्टेम के जो रूट एंड शूट के टिप्स के जो टिश्यूज़ हैं वो मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। तो इसीलिए मेरिस्टेम के पास ज़्यादा अमाउंट होता है ऑक्सिन का, ताकि सेल डिवीजन हो सके मेरिस्टेम में और फिर सेल एनलार्जमेंट भी हो सके। रूट इनिशिएशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं स्टेम की ग्राफ्टिंग करें, आपने स्टेम लिया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हम कहते हैं कि हमने स्टेम लिया किसी प्लांट का और फिर ज़मीन में लगा दिया, एम्बेड कर दिया। जब उसमें से रूट अराइज होगी तो वो किसी फैक्टर की वजह से अराइज होगी, तो वो केमिकल फैक्टर क्या है? वो केमिकल फैक्टर ऑक्सिन है। वो स्टेम की टिप से ट्रांसपोर्ट बैक होगा एट द लोअर पार्ट जो कि ज़मीन में है, और वहाँ पे रूट की इनिशिएशन करेगा। तो रूट इनिशिएशन में हेल्प आउट करता है ऑक्सिन। इसके साथ साथ एब्सिजन। नाउ व्हाट इज एब्सिजन? एब्सिजन का मतलब है कि ब्रेकेज होना। किस चीज़ का? जब कोई पत्ता पुराना हो जाएगा, ठीक है, ड्राई हो जाएगा, या फिर कोई फ्रूट अगर मेच्योर हो गया है और उसे शाख से टूट के गिरना है, देयर आर सर्टेन फ्रूट्स विच डू नॉट ब्रेक्स from their twig or from their origin, but some fruits do break off and do drop off on the soil. तो ऐसे पत्ते और ऐसे फ्रूट्स जो कि अपनी शाख से अलग हो जाते हैं नेचुरली, तो उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे एब्सिजन लेयर बनती है। ये लेयर क्या होती है? ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, यानी ये इतनी मजबूत नहीं होते।
पुराने जो सेल्स हैं उनमें से जो कनेक्टिंग लेयर है सेल्स की, जो दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है, वो लेयर ब्रेक हो जाती है और इसके साथ साथ एक थिन वॉल लेयर ओरिजिनेट हो जाती है, जिनकी जो वॉल है वो बारीक है, कमज़ोर है। अब जब ये लेयर कमज़ोर है, चाहे वो पत्ते की डंडी में है, चाहे वो फ्रूट की डंडी में है, जिसे हम पेट्रोल कहेंगे, दोनों जगह पे कहीं पे भी है, वहाँ पर अगर ये लेयर बन गई है तो कुछ अरसे के बाद जब लीफ इज़ अबाउट टू डाई और जो उसके तमाम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, वो कुछ नहीं कर रहा, उस वक्त लीफ फॉल ऑफ कर जाएगा। और अगर फ्रूट मैच्योर हो गया है तब फ्रूट भी वहाँ से शाख से टूट के गिर जाएगा, बिकॉज ऑफ एप्सिजन लेयर या एब्सिसिक लेयर, राइट। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। सीडलेस फ्रूट्स का बनना पार्थिनोकार्पी कहलाता है। तो समहाउ वी कैन डू इट आर्टिफिशियली ऑल्सो, कि अगर हम किसी फ्रूट के ऊपर या किसी प्लांट के ऊपर या प्लांट को दे दें, इंजेक्ट कर दें या टॉपिकली स्प्रे करें, वट एवर द प्रोसेस दैट प्लांट्स नीड, अप्लाई करें हम ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा दें, तो दैट फ्रूट कैन बी अ सीडलेस फ्रूट, यानी सीड के बगैर भी, यानी फर्टिलाइजेशन के बगैर भी फ्रूट बन जाएगा। तो सीडलेस फ्रूट्स की प्रोडक्शन में ऑक्सीजन का बहुत हाल है, एंड दैट सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन फिनोमिना, इसको हम फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, पार्थिनोकार्पी। ये नेचुरली भी होता है और इसे आप आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं फॉर कमर्शियल पर्पजेस, क्योंकि ऐसे फ्रूट्स को बहुत पसंद किया जाता है जिनके अंदर सीड ना हो। ऐसे मैंगोज भी पाए जाते हैं जिनमें फ्रूट नहीं होता, कुछ खजूर की वैरायटीज़ भी ऐसी हैं, सम आर बीइंग प्रोड्यूस, कुछ वैरायटीज़ फ्रूट्स की ऐसी होती हैं जो कि नेचुरली ऐसी हैं और कुछ कमर्शियली प्रोपेगेट की जाती हैं, कमर्शियली उन्हें बनाया जाता है ऐसा। फ्रूट मैच्योरेशन, फ्रूट बनाने के अमल को तेज़ करना या इनिशिएट करना, ये भी एक काम है किसका, ऑक्सीजन का। फिर हम बात करें एपिकल डोमिनेंस। अभी मैंने अब आपको बताया कि एपिसीज के ऊपर ये ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी होती है, रूट एपिसीज, शूट एपिसीज। तो जो पौधे की लंबाई है उसका जो बढ़ना है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन का अमाउंट अगर होगा टिप के ऊपर तो प्लांट की हाइट बढ़ती चली जाएगी। अब अगर हम ये चाहें कि हम ये नहीं चाह रहे कि हमारा पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ता चला जाए, मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी जो है ना वो साइड से शाखें निकले, लेटरल ग्रोथ हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग एपिकल ग्रोथ। तो लेटरल ग्रोथ अगर हम चाहें तो प्लांट की टिप को कट कर दिया जाता है, टिप को कट कर दिया जाता है और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्टेड हो जाता है वो लेटरल साइड्स पर, साइड की शाखों के ऊपर, और साइड की शाखों में मजीद बनना प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरीके से साइड में प्लांट की शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम अपने प्लांट को थिक करना चाहते हैं, अगर हम अपने प्लांट को, तो वी कैन कट ऑफ द एपिसी। फर्दर वीडिसाइड, वीडिसाइड का मतलब वीड्स को मारने वाला केमिकल, जैसे कि हम बोलते हैं फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, निमेटिसाइड। तो इस तरीके के जो केमिकल्स हैं उन्हें जो कि काम आ रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पस के अंदर, प्लांट को हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए, चाहे वो पेस्ट का हार्मफुल इफेक्ट हो, चाहे वो किसी और पैथोजन का हो, चाहे वो फंजाई का हो, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, तो इसी तरीके से वीडिसाइड की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे ऐसे सिंथेटिक ऑक्सीजन जो अभी आपको नाम बताया जिनके, ऐसे सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है वो मार्केट में पाए जाते हैं जो कि एज ए वीडिसाइड भी एक्ट कर रहे होते हैं। I hope you people understand the term of wheat, but I think I should elaborate it much कि वो unwanted plants जो कि फील्ड में क्रॉप के साथ साथ उग जाते हैं। क्रॉप हमने लगाई गंदम की और उसके साथ साथ कोई और प्लांट जैसे कि बरबेरी प्लांट ग्रो कर गया, या कोई और प्लांट, कोई भी घास कोई सी फैमिली की ग्रो कर जाए साथ में, तो ये हमारी क्रॉप के लिए हार्मफुल है। हार्मफुल समटाइम्स हार्मफुल ये इसलिए होती है क्योंकि ये जो वीड्स होती हैं ये कैरियर होती हैं और ये वेक्टर बन जाती हैं दूसरे पैथोजेंस के लिए, दूसरे पैथोजेंस के, कि ये जो पैथोजेंस हैं वो उस वीड के ऊपर पहले अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, हाफ लाइफ साइकिल, उसके बाद दूसरी, और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे हमारी मेजर क्रॉप की तरफ। या और दूसरा इसका मेजर जो सबसे कॉमन फैक्टर है ना, हम क्यों हम चाहते हैं कि वीड्स हट जाए हमारी क्रॉप से, क्योंकि ये
जो न्यूट्रिएंट हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन से सिर्फ हमारी क्रॉप को मिले और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, वो इस प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो हम वो फीड भी हिस्सा लगा रही है। अगर हमने कोई फर्टिलाइज़र ज़मीन को दिया है तो उसमें उस फीड का भी हिस्सा जा रहा है, तो हमारी क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज, वो कम हो सकती है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और दूसरे पैथोजेंस और इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़रूरी है कि वीड्स को ख़त्म किया जाए। तो सर्टेन ऑक्सीजन्स हेल्प्स और वर्क्स एज ए वीडीसाइड एज वेल। लीव सेनेसेंस, लीव सेनेसेंस को डिले करता है। सेनेसेंस का मतलब कि पत्ते का जल्दी मुरझा जाना, इसको डिले करता है, बढ़ा नहीं रहा है। ऑक्सीजन जो है वो लीव सेनेसेंस को डिले कर रहा है। फ्लावरिंग को क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है। पौधे के अंदर फ्लावरिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करना, कि फ्लावरिंग होना शुरू हो जाए, ये जो है वो ऑक्सीजन का काम है। इसके साथ साथ फ्लावर बना, फ्लावर के अंदर कौन कौन से फ्लावर पार्ट्स बनेंगे ये डिसाइड करेगा ऑक्सीजन, along with the genetic makeup of the plant. ग्रोथ ऑफ फ्लावर पार्ट्स, यानी कौन कौन से फ्लावर पार्ट्स होते हैं? सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दैट यू मस्ट हैव नो। इसके बाद इसी के साथ साथ एक टर्म हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कि मेल पार्ट का बनना या फिर फ्लावर के अंदर मेल नेस का डिसाइड करना या फिर फीमेल नेस का डिसाइड करना। किसके अंदर? डायशियस फ्लावर के अंदर ये डिसाइड करना कि फ्लावर मेल होगा या फीमेल होगा, ये भी काम है ऑक्सीजन का। ट्रोपिस्टिक रिस्पॉन्सेस, ट्रोपिस्टिक रिस्पॉन्सेस यानी ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म क्या मतलब? प्लांट का कर्वेचर डिसाइड होना कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ग्रेविटी की वजह से, लाइट की वजह से। और remind it in your mind. I am not going to complete my sentence here. Please do remind it. Or if you are not getting my point here, go to the video lecture for the second chapter. तो जो ट्रोपिज्म है उसको डिसाइड करता है ऑक्सीजन, और उसको डिसाइड भी करेगा और उसमें हेल्प आउट भी करेगा इसको कंप्लीट करने में, कि भाई रूट बढ़ेगी ग्रेविटी की तरफ और शूट बढ़ेगी लाइट की तरफ। तो ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेस में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। वेस्क्यूलर टिश्यू डिफ्रेंसिएशन, वेस्क्यूलर टिश्यू बनाने में हेल्प आउट करना और ये डिसाइड करना कि कौन सा जो सेल है वो जाइलम की तरफ जा रहा है और जाइलम बनेगा, या कौन सा सेल जो है फ्लोएम बनेगा, स्पेशली इन द कैलस। व्हाट इज कैलस? जब हम टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं, आप आगे टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे, जब हम किसी प्लांट को आर्टिफिशियली इनिशिएट करना चाहें, लैब के अंदर प्रोपेगेट करना चाहें, आर्टिफिशियल मीडिया प्रोवाइड करके। आर्टिफिशियल मीडिया से मतलब फूड मटेरियल जो कि उस प्लांट को चाहिए, हमने एक सेल लिया, उस फूड मटेरियल के ऊपर रखा। मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, नॉट द साइंटिफिक वन, कि आपने उसको कोई भी फूड प्रोवाइड की जो भी उस सेल को अपनी पूरी बॉडी बनाने के लिए चाहिए, तो वो सेल डिवाइड करेगा डिफरेंट हार्मोन्स, एंजाइम, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से, और फिर एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाएगा। ऐसा मास जो भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है कि भाई कहाँ रूट है कहाँ शूट है, कुछ भी नहीं। इसके ऊपर अगर आप ऑक्सीजन अप्लाई करें तो वहाँ पे डिसाइड होगा कि भाई अच्छा ये रूट बनेगी, ये शूट बनेगी, ऑक्सीजन हेल्प करेगा इस काम में। फिर कौन से वेस्कुलर टिश्यूज़ बनेंगे, कौन से वेस्कुलर टिश्यूज़ में कौन से टिश्यूज़ कौन से बनेंगे, यानी फ्लाइलम कौन सा सेल बनाएगा, फ्लोएम कौन सा सेल बनाएगा। तो इन दिस वे इट हेल्प्स आउट। आई होप पीपल अंडरस्टैंड द oxygen, the importance of the hormone oxygen. There are multiple hormones present and we will study the other later hormones in our next video lecture. Hope you understand it. See you guys in the next lecture.